हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन अर्थात जीके जीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहता है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी लगभग 3.3 बिलियन वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर भी मान सकते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.42% जो है धारण करता है। अब देखिए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार के दक्षिणतम में स्थित है। ठीक है, इसे 26 दिसंबर 2004 के सुनामी के कारण इंदिरा पॉइंट को भारी क्षति उठाना पड़ा था। ठीक है, इंदिरा पॉइंट को पहले पिगमेलियन भी कहते थे। इंदिरा पॉइंट का अक्षांशीय स्थिति लगभग 4 डिग्री 45 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ई ऑप्शन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी विंध्यन पर्वत एवं सतपुरा पर्वत के बीच में पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि निम्न में कौन परियोजना बेतवा नदी पर है। तो सी ऑप्शन, माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। माता टीला परियोजना से संबंधित राज्य मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश है। मंडी परियोजना जो है ये देहर बांध यानी व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पोंग बांध जो है व्यास नदी पर है और तिलैया परियोजना बराकर नदी पर झारखंड में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन मानव निर्मित झील है। तो डी ऑप्शन, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर एवं पेरियार झील मानव निर्मित झीलें हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाया गया है। रिहंद नदी सोन की एक सहायक नदी है। पेरियार झील केरल में पेरियार नदी पर बनाया गया है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित प्राकृतिक लेगून झील है। चिल्का झील ओडिशा तट पर स्थित यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की प्राकृतिक झील है। यह जो है लेगून झील है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 35 है कि दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो 35 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी गोवा। ठीक है, क्या होगा, तो गोवा होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि दूध सागर जलप्रपात गोवा राज्य में है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है, जो कर्नाटक सीमा के निकट है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। गोकाक जलप्रपात जो है शिव समुद्रम जलप्रपात एवं कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक के प्रमुख जलप्रपात हैं। नेक्स्ट है कि कौन जेट स्ट्रीम भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए एक उत्तरदायी कारक है। 36 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के लिए उत्तरदायी कारक है। वायुमंडल में लगभग 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर काफ़ी तेज गति से चलने वायु प्रवाह प्रणाली को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। फिर देखिए जेट स्ट्रीम पृथ्वी के जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक है। भारतीय मानसून को भी प्रभावित करने वाला जेट स्ट्रीम एक कारक है। उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है भारत में उत्तरी पूर्वी मानसून की एक उत्पत्ति का एक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 है कि भारत में सबसे अधिक भू क्षेत्र पर कौन मृदा पाई जाती है। तो 37 का होगा ए ऑप्शन, यानी जलोढ़ मृदा। भारत में सबसे अधिक भू क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। देश के लगभग 40% भू क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा है।
सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वाब तथा जो है समुद्र तटीय क्षेत्र में जलोढ़ मृदा की उपस्थिति मुख्य रूप से है। जलोढ़ मृदा जलोढ़ के बाद जो है अधिक भू क्षेत्र पर उपस्थिति लाल मृदा एवं काली मृदा है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कौन बहुउद्देशीय परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है? तो 38 का होगा बी ऑप्शन, यानी कोयना परियोजना। कोयना बहुउद्देशीय परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। पोंग परियोजना व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। उकाई परियोजना जो है ये ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है कि शिवालिका पर्वत श्रेणी की उपस्थिति बिहार के किस ओर है? तो 39 का होगा सी ऑप्शन, यानी उत्तर पश्चिम। शिवालिका पर्वत श्रेणी जो है की उपस्थिति बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। शिवालिका श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। शिवालिका श्रेणी के एक छोटे भाग की उपस्थिति बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में अर्थात पश्चिम चंपारण जिला में अवस्थित है। पश्चिम चंपारण जिला के उत्तरी भाग में शिवालिका श्रेणी की उपस्थिति 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। पश्चिम चंपारण में उपस्थित शिवालिका पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा जाता है। ये 3 भाग या खंड है सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून तथा जो है हरहा घाटी। ठीक है, पश्चिम चंपारण में उपस्थित शिवालिका के उत्तर भाग को सोमेश्वर श्रेणी एवं दक्षिण भाग को रामनगर दून कहा जाता है। सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच की घाटी को हरहा घाटी या दून घाटी कहा जाता है। सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च शिखर सोमेश्वर फोर्ट और जिसकी ऊंचाई जो है लगभग 874 मीटर है। यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 है कि पवना विद्रोह कब हुआ था? तो बी ऑप्शन। तो देखिए पवना विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी में हुआ था। पवना विद्रोह जो है जमींदारों के विरुद्ध किसानों का विद्रोह था। यह किसान विद्रोह तत्कालीन जो बंगाल के यूसुफ शाही परगना के जो पबना यानी पाबना क्षेत्र में हुआ था। यह जो है पबना क्षेत्र वर्तमान में बांग्लादेश के सिराउगंज जिला में स्थित है। इस विद्रोह के मुख्य नेता ईशान चंद्र राय थे। इस विद्रोह के लोगों का एक प्रमुख नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? सी ऑप्शन मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? तो मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मौरवी रियासत के टंकारा स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अप्रैल 1875 में बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज नामक संगठन स्थापित किया और दयानंद सरस्वती का मुख्य ध्येय वेदों की मूल शिक्षा को पुनः स्थापित करना था। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का जो है मुख्य नारा था। और अक्टूबर 1833 में दयानंद सरस्वती की मृत्यु अजमेर यानी राजस्थान में हो गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि 42 है कि ब्रिटिश शासनकाल में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 42 का ए ऑप्शन, यानी वारेन हेस्टिंग्स। 1781 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा का स्थापना किया गया था। कलकत्ता मदरसा का स्थापना फारसी एवं अरबी के अध्ययन के लिए किया गया था। वाराणसी में संस्कृत विद्यालय की स्थापना 1791 ईस्वी जोनाथन डंकन ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट है कि भारत की शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच किस वर्ष का है? 43 का ए ऑप्शन। 1843 का क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। 43 का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 1854। भारत की शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो है वर्ष 1854 का है। चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है डिस्पैच की भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चार्ल्स वुड ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक प्रसिद्ध सदस्य थे। चार्ल्स वुड ब्रिटिश शासन में चांसलर ऑफ एक्सचेकर भी रहे थे। चार्ल्स वुड ने
भारत में शिक्षा पद्धति के लिए एक योजना 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच तैयार किया है। 1854 ईस्वी के चार्ल्स वुड डिस्पैच में भारत में शिक्षा से सर्वाधिक अनेक निर्देश एवं सुझाव दिए गए थे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत में पहला समाचार पत्र कहाँ प्रकाशित हुआ था। तो 44 का राइट आंसर होगा ए, कलकत्ता। भारत में पहला समाचार पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से हुआ था। भारत में पहली बार समाचार पत्र निकालने का श्रेय आयरिश जेम्स ऑगस्टस हिक्की के नाम है। 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र हिक्की बेंगल्स गजट अथवा दी कलकत्ता जर्नल एडवर्टियर प्रकाशित किया गया। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के पत्र को सामान्य रूप से बंगाल गजट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित किया गया था। 45 का होगा सी ऑप्शन, श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो देखिए कि 45 का होगा कि 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित किया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में 18 फरवरी 1905 की गई थी। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी के द्वारा इंडिया हाउस भी स्थापित किया गया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी के द्वारा लंदन में इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका निकाला जाता था। ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने विदेश आने वाले योग्यता प्राप्त भारतीयों के लिए 1,000 रुपये की 6 फेलोशिप भी उपलब्ध जो है किया था। फिर देखिए कि बीडी सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल ढींगरा आदि क्रांतिकारी इंडिया हाउस के सदस्य रहे थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत किस वर्ष दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे। तो 46 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, किस वर्ष चुने गए थे? तो ये चुने गए थे आपको 1892 में। ठीक है, तो ब्रिटिश संसद का सदस्य होने वाले पहले भारतीय जो है दादा भाई नौरोजी हुए थे। दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से, ठीक है, उदारवादी दल की ओर से जो है ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने की प्रथम भारतीय व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, लड़ने वाले प्रथम। अब देखिए नेक्स्ट है कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो 47 का होगा ए ऑप्शन, यानी महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे। 1884 ईस्वी में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले महादेव गोविंद रानाडे द्वारा स्थापित दक्कन शिक्षा सभा में जो है शामिल हो गए थे। 20 वर्षों तक गोपाल कृष्ण गोखले ने दक्कन शिक्षा सभा में भिन्न भिन्न प्रकार के सेवा कार्यों के दायित्वों का क्या निर्वहन किया। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु कहा है। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी दर्शन के पोषक थे। वे जो है समभाव एवं न्याय प्रियता में विश्वास करते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाली गई मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित की गई थी। 48 का होगा सी ऑप्शन, अंग्रेजी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठा एवं केसरी नाम से 2 समाचार पत्र प्रकाशित कराए गए थे। मराठा समाचार पत्र की भाषा अंग्रेजी थी, केसरी समाचार पत्र की भाषा मराठी थी। मराठा और केसरी का प्रकाशन 1881 ईस्वी में शुरू किया गया था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रत्नागिरी में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बॉम्बे में जो हो गई। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गरम पंथ के जो है युग के प्रथम चरण के प्रथम व्यक्ति
पंक्ति के नेता थे। अंग्रेजों ने बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजी शासन के लिए खतरा के रूप में जो है देखा था। ठीक है, उसके बाद जो है प्रसिद्ध ब्रिटिश पत्रकार एवं लेखक वैलेंटाइन सिरोल जो है, सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट यानी भारत में असंतोष का जनक कहा था। बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा 1897, 1908 और 1916 में दायर किए गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में भाग 9 के ख यानी भाग पार्ट 9B किस संविधान संशोधन अधिनियम 2011 से अंतः स्थापित हुआ है? तो सी ऑप्शन यानी 97वां। भारतीय संविधान में भाग 9 ख 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा अंतः स्थापित हुआ है। भारतीय संविधान के भाग 9 ख का शीर्षक सहकारी समितियां हैं। संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित उपबंधों का अनुच्छेद विस्तार अनुच्छेद 243 जो है ZH से 243 ZT तक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना के इतिहास में किस अवधि को पहली योजना अवकाश के रूप में दर्शाया जाता है? 50 का होगा ई ऑप्शन। तो देखिए, पहली योजना अवकाश यानी प्लान हॉलीडे के रूप में दर्शाया गया है। भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में 1966 से 1969 वे काल को पहली योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 1966 को समाप्त हो गई थी, अतः चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1966 से आरंभ होनी चाहिए थी। ठीक है, तृतीय योजना की असफलता के कारण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 3 वर्ष बाद शुरू की गई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1969 को हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 के काल को योजना अवकाश कहा जाता है। 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 के काल को योजना अवकाश। 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 के इस काल में 3 जो है वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 51। देखिए 51 जो है कह रहा है कि सतीश की आयु गौतम से, यहाँ पे रीजनिंग है देख लेते हैं। सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है। ठीक है, जिसकी आयु साई की आयु से 2 गुना है। ठीक है, यदि सतीश, गौतम और साई की आयु का कुल योग 27 हो तो गौतम की आयु कितनी है? तो देखिए, यदि यहाँ पे हम मान ले कि साई की आयु जो है x है। ठीक है, साई की आयु क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो गौतम की आयु क्या होगा? तो देखिए गौतम की आयु जो होगा ये 2 गुना। कहता है कि जिसका मतलब बाद वाले के लिए होता है। तो गौतम जिसकी आयु साई की आयु से क्या है? 2 गुना है, तो 2x हो जाता है। ठीक है, और सतीश की आयु, अब देखिए यहाँ पे सतीश की जो आयु होगा, ठीक है, सतीश की जो आयु होगा ये क्या होगा? तो कहता है कि यदि सतीश, गौतम और साई की आयु का योगफल 27 है। ठीक है, 27 है, 2 गुना है। अब तो ये हो जाएगा आपको 2x, सतीश की उम्र हो जाएगा 2x + 2। ठीक है, 2x + 2 हो जाएगा। ठीक है, 2x + 2, जिसकी आयु जो है सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु साई की आयु से 2 गुना है। साई की आयु से सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है। ठीक है, गौतम से क्या है? तो 2 वर्ष अधिक है। चलिए अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर कहता है कि x + 2x + 2x + 2x + 2 इसका योग दे दिया गया 27। ठीक है, तो यानी x का मान क्या होगा? तो x का मान निकल जाएगा यहाँ से 5। x का मान कितना निकल जाएगा? 5। अतः गौतम की आयु क्या होगा? तो हमको निकालना है गौतम की आयु। तो गौतम की आयु है 2x यानी 2 × 5 यानी कितना होगा? 10, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि किसी विशिष्ट कूट भाषा में 1 को जो है 15, 28, 15 लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए 1 को लिखा जाता है, ओ आता है 15 पे। ठीक है, ओ आता है 15 पे, एन आता है 14 पे, ई आता है 5 पे। ठीक है, लेफ्ट से जो है ABCD में ओ का क्रम है 15, एन का क्रम है 14, ई का क्रम है 5। कितना है? 5 है। तो यहाँ पे गौर कीजिए, इस 15 को जो है ओ है 15 पे, तो यहाँ पे 15 ही है, यानी इसको 1 से गुना कर दिया गया है।
यहाँ पे 28 यानी इसको 2 से गुना कर दिया गया, यहाँ पे 3 यानी इसको 3 से गुना कर दिया गया, यानी 1 2 3 से गुना कर दिया गया है। ठीक है, इसका जो नॉर्मल जो है स्थान आता है, जैसे देखिए एस जो है, एस का क्रम है 19। ठीक है, एस का क्रम है 19, आई का क्रम है 9। ठीक है, और एक्स का क्रम क्या होता है, तो एक्स का क्रम है 24। इसको 1 2 3 से गुना कर दीजिए तो 19 ही होगा। ठीक है, इसको 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 24 तिया 72, 24 तिया 72 यानी 19 18 72, 19 18 72 यानी सी ऑप्शन 19 18 72। नेक्स्ट को देखिए, कहता है कि एक समूह के 12 सदस्यों का औसत स्कोर 10 था। ठीक है, 12 सदस्यों का औसत स्कोर कितना था, 10 था। कहता है जबकि दूसरे समूह के अन्य सदस्यों का औसत स्कोर 12 था। यदि संयुक्त माध्य जो है, संयुक्त माध्य कितना है, 11.2, तो n का मान जो है, n का मान क्या था, n का मान क्या था। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, n का मान निकालना है। तो यहाँ पे जो है हम जो है क्या करेंगे, तो 12 सदस्यों का, तो प्रथम समूह के कुल जो है, प्रथम समूह के कुल अंक जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 गुने 10 यानी कितना, 120। ठीक है, कितना होगा, 120। फिर दूसरे समूह के, ये है फर्स्ट के, फिर सेकेंड समूह के कुल अंक क्या होगा, तो ये हो जाएगा n गुने 12 यानी क्या होगा, तो 12n हो जाएगा, 12n। ठीक है, तो कुल माध्य क्या होगा, तो कुल माध्य निकाल लेंगे। ठीक है, तो टोटल मीन जो होगा ये हो जाएगा 120 प्लस 12n, 120 प्लस 12n, और नीचे में क्या होगा, 120 प्लस 12n होगा, और नीचे में होगा 12 प्लस n। ठीक है, 12 प्लस n, इसका मान कितना है, 11.2 दे दिया गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो n का मान निकल जाएगा, यहाँ से n का मान निकलेगा आपको कितना, तो 18। n का मान कितना निकलेगा, 18 निकलेगा। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। सी ऑप्शन क्या होगा, तो राइट होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54। कहता दो संख्याओं का अनुपात दे दिया गया है 2:3। यदि बड़ी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाए, ठीक है, बड़ी संख्या के 20% में 20, तो मान लेते हैं 2x और 3x, संख्या 2x 3x, 2x और 3x है। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि बड़ी संख्या के 20%, बड़ी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाए, बड़ी संख्या के 20% में, दो संख्या है, बड़ी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है, तो छोटी संख्या के 10% से 25 जो है, तो 3x, बड़ी संख्या के 20% में क्या जोड़ते हैं, 20 जोड़ते हैं, तो ये जो है छोटी संख्या के 10%, छोटी संख्या के 10%, छोटी संख्या के 10% से 25 अधिक के बराबर, 25 अधिक के बराबर हो जाता है। ठीक है, 25 जो है अधिक के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से आप जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ मान लीजिए यहाँ प्रतिशत में ही रहने देंगे, तो 20 या 60%, 60x, ठीक है, ये प्रतिशत में हो जाएगा, अब प्लस 20, अब बराबर इधर हो जाएगा आपको, तो 10 दूनी 20, तो 20 जो है 10 दूनी 20x प्रतिशत। ठीक है, और ये जो है 25 जो है अधिक से 25 अधिक। ठीक है, तो यहाँ से 20 में से 40 गया, तो अच्छा 60 में से 20 गया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 40x प्रतिशत। ठीक है, ये 20 उधर जाएगा, तो यह उधर हो जाएगा 5। ठीक है, क्या होगा, तो 5 होगा। ठीक है, 5 होगा। ठीक है, 5 होगा, यानी जो है ये हो जाएगा आपको कितना, तो प्रतिशत हटाएंगे तो x/100 करेंगे, तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी 25/2, 25/2। ठीक है, 25/2, 25/2, 25/2, तो हमको निकालना है छोटी संख्या। ठीक है, 25 कितना आया है, x का मान 25/2 आया है। छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या 2x, तो 2 से 2 यानी कितना होगा, 25, कितना होगा, तो 54 का जो होगा
ये 25 यानी ये हो जाएगा आपको ई ऑप्शन। यदि यह छोटी संख्या के 10% तो ई ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 55 है कि अनीता और विनीता 1950 की राशि को आपस में 6:7 के अनुपात में विभाजित करती है। यदि उनमें से प्रत्येक के हिस्से में जो है इतना की राशि जोड़ी जाती है तो उनके हिस्सों का नया अनुपात। तो चलिए अनीता का निकाल लेते हैं। तो अनीता का रेशियो है 6, नीचा में होगा 7×6 13 गुना में 1950। ठीक, तो ये जो है 13 का 13, 13×5 65, कितना होगा तो 15×6 90 यानी 900। ठीक है, ये अनीता का निकल गया। अब निकालेंगे विनीता का। तो विनीता का इसमें से यानी 1950 में से 900 घटा दीजिए तो ये होगा 0 फिर 5 0 यानी कितना होगा तो 1050। ठीक है, 1050 निकल जाएगा विनीता का। फिर कहता है कि प्रत्येक हिस्सा में 100 जोड़ा जाता है तो उनका जो है रेशियो निकालना है। यानी पहले अनीता का, तो अनीता का है 900, इसमें आप 100 जोड़िएगा तो 1000 हो जाएगा। ठीक, विनीता का है 250, इसमें 100 जोड़िएगा तो 1150 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। फिर 5 से काट लीजिए, 20×5 100, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 यानी 20:23 बी ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है 471, 479 है, फिर है 452 है। ठीक है, कितना है 452, फिर जो है 516, 391 डॉट डॉट। तो यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 जोड़ा गया है, यहाँ पे फिर जो है 8 जोड़ा गया है, यहाँ पे जो है 12 में से 9 गया तो यानी 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 5 गया 2 यानी यहाँ पे 27 जो है घटाया गया है। 27 जो है यहाँ पे घटाया गया है। ठीक है, फिर आगे देखिए तो यहाँ पे 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4। ठीक है, 11 में से 5 गया 6। फिर यहाँ पे क्या किया गया है 64 जो है ऐड किया गया है। ठीक है, 64 क्या किया गया है ऐड, यानी ये कहें कि 2 ऐड किया गया है, फिर 3 का क्यूब घटाया गया है, 2 का क्यूब जोड़ा गया है, 3 का क्यूब घटाया गया है, फिर 4 का क्यूब जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का क्यूब जो है, देखिए कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 का क्यूब जोड़ा गया है, फिर 3 का क्यूब घटाया गया है, फिर 4 का क्यूब जो है जोड़ा गया है, फिर 5 का क्यूब घटाया गया है, फिर 6 का क्यूब क्या करेंगे तो ऐड करेंगे यानी 216 ऐड करेंगे। तो 6 1 7, 9 1 10, 3 2 5 1 6, कितना होगा तो 607 होगा यानी सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फिर देखिए 57 है कि यदि x यह जो है सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या है जिसे इतना से विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो कहता है x के अंकों का जोड़ क्या होगा, x अंकों के जोड़ क्या होगा। तो x जो है सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या तो ये होता है। ठीक, 4 अंकों की बड़ी संख्या ये है, इसमें हम क्या करेंगे 237 से भाग देंगे तो 4 मरतबे लग जाएगा, ये हो जाएगा 948। घटा लेंगे तो 9 में से 8 गया तो ये होगा 9 सॉरी 1 होगा ना। ठीक है, यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 9 में से 8 गया 1, फिर 9 में से 4 गया तो कितना होगा 5, ये होगा 0, फिर उतर जाएगा 9। ठीक है, फिर 2 से देंगे तो होगा 4 7 और 4, 4 7 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 45, कितना आएगा 45। तो कहता है कि x के 45 वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या करना है ज्ञात करना है। तो x बड़ी से बड़ी 1 जोड़ देंगे तो ज़्यादा अंक हो जाएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, इतना में से 45 घटा लेंगे, 9 में से 5 गया 4, फिर 9 में से 4 गया 5, 9 9 यानी 9954 निकल गया वो संख्या। फिर इसके अंकों का जोड़ तो 9 + 9 18, 18 + 5 23 + 4 27 यानी इसका सी ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है कि साधारण ब्याज दर पर निवेशित एक धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर इतना रुपया और इतना वर्ष में बढ़कर इतना रुपया हो जाती है। इस धनराशि पर जो लागू ब्याज दर ज्ञात करिए। तो देखिए
यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है यानी 3 वर्ष में बढ़कर इतना और 4.5, तो 4.5 में बढ़कर कितना होता है 1668। 3 वर्ष में होता है 1512, घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपको 1.5। तो 1.5 वर्ष में जो है इसका साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 6 में से गया 5, 6 में से 5 गया 1, यानी 156। ठीक है, तो 100 यानी 1.5 वर्ष में जो है साधारण ब्याज कितना हो जाता है 156। ठीक, कितना होता है 156। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 वर्ष में कितना होगा, तो 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा 3 वर्ष का, ये 156 का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 156 का 2 गुना यानी 312, क्या होगा 312। ठीक है, 312। तो हम धनराशि निकाल लेंगे, तो धनराशि निकल जाएगा 1512 में से 312 घटा देंगे, 0 0, 15 में से 3 गया तो ये हो जाएगा कितना 12, यानी 1200। ठीक है, तो धनराशि निकल गया कितना 1200। अब ब्याज दर निकाल लीजिए, तो क्या होगा 312 गुने 100 बटा में मूलधन है 1200 और गुने 3, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 यानी कितना होगा, तो 26/3%। ठीक है, 26/3%, 58 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट, ठीक है, अब देखिए 59 कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है। ठीक है, तो 59 का होगा ई ऑप्शन। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार Zn जिंक तत्व की परमाणु क्रमांक 30 है। ठीक है, Fe का परमाणु संख्या है 26, कोबाल्ट का है 27, Ni निकेल का है 28, कॉपर का है 29, सोडियम का है 11, कैल्शियम का है 20। ठीक है, और जिंक जो है 12वें वर्ग का तत्व है। कहता है कि केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को जो है सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए तापक्रम में खाली स्थान होगा, तो 60 का सी ऑप्शन। 273 घटाना होगा, तो केल्विन पैमाने पर जो है लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए दिए गए ताप में 273 घटाना होगा, यानी केल्विन बराबर होता है 273 डिग्री प्लस डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 273 प्लस टी डिग्री मान लीजिए सेल्सियस। ठीक है, तो टी डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपको केल्विन माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जब भी हम केल्विन में अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो इसमें क्या करेंगे 273 ऐड करेंगे, या जब डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस को जो है डिग्री सेल्सियस टी डिग्री सेल्सियस बराबर होगा केल्विन माइनस 273। ठीक है, अब देखिए कि ये है इसमें कि Sc/5 बराबर होता है F-32/9 बराबर होता है K-273/5। ठीक है, K-273/5, तो C/5 बराबर होता है F-32/9, C/5 बराबर F-32/9 बराबर होता है K-273/5। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 61 कहता मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। 61 का सी अग्नाशय। तो अग्नाशय मानव शरीर का अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अग्नाशय अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अग्नाशय के बहिःस्रावी भाग से एंजाइम निकलते हैं। अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका कहलाता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका में पाई जाने वाली कोशिका एवं निकलने वाला जो है हार्मोन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। बी ऑप्शन। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 है। प्रोपेन एल्केन श्रेणी का यौगिक है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। मेथेन का CH4, एथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का C4H10, पेंटेन का C5H12, एथाइन का C2H2 और बेंजीन का C6H6। नेक्स्ट है कि कौन सा संकेतक का उपयोग जो है अम्लीय और उदासीन विलयन के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो 63 का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी फिनोल्फेथीन। तो देखिए फिनोल्फेथलीन जो है
ये संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता। यदि pH मान 7 होता है तो विलयन उदासीन होता है, यदि pH मान 7 से अधिक होता है तो क्षारीय, और pH मान 7 से अधिक कम होता है तो अम्लीय होता है। ठीक है। सोडियम एसीटेट तथा एसिटिक एसिड का मिश्रण एक प्रभावी जो है बफर विलयन है। सभी क्षार भस्म होते हैं लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 है, विषुवतीय रेखा के सघन वन लाभदायक हैं। ई ऑप्शन। विषुवतीय क्षेत्र रेखा के सघन वन इमारती लकड़ी के लिए लाभदायक है। ठीक है। तो ये लकड़ी के लिए लाभदायक है। अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, अफ्रीका का गिनी तट, जावा, सुमात्रा जो है आदि इन वनों के प्रमुख क्षेत्र हैं। ब्राज़ील में इन वनों को सेल्वास कहा जाता है। जैव विविधता सर्वाधिक विषुवतीय प्रदेश में पाई जाती है, ध्रुवीय में जैव विविधता न्यूनतम पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए 65 है कि कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन खाली स्थान के समानुपातिक तब होता है जब इसका त्वरण स्थिर होता है। तो 65 का बी ऑप्शन। ठीक है। कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन शुरू किए गए समय के समानुपातिक तब होता है जब त्वरण स्थिर होता है। एस बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, जहाँ u होता है प्रारंभिक वेग, s होता है विस्थापन, a होता है त्वरण, t होता है समय। ठीक है। u होता है प्रारंभिक वेग। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 66 है कि निम्नलिखित में से किस ऊतक में मृत कोशिकाएं होती हैं। 66 का ए ऑप्शन। तो स्क्लेरेन काइमा। तो स्क्लेरेन देखिए क्या होता है, स्क्लेरेन काइमा ऊतक में मृत कोशिकाएं होती हैं। दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मृत सेल से बना होता है। दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। इसमें जीव द्रव्य नहीं होता है एवं इनकी भीति लग्नी के जमाव के कारण मोटी होती है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि 3 क्रमागत बट्टा 30, 20 और 5 के समतुल्य बट्टा क्या होगा। ठीक है। समतुल्य बट्टा क्या होगा। ठीक है। यदि मान लीजिए यहाँ पे जो है मान लेते हैं 30 है, 30%, तो 30/100 कर देते हैं। तो 1 0 से 1 यानी 10 से कितना हो जाता है, तो देखिए ये हो जाएगा 3/10 यानी 10 से हो जाएगा कितना 7। फिर देखिए 20 करेंगे तो 5 से हो जाएगा 20, 5 600, 5 से हो जाएगा 4। 3/10 फिर 20% का मतलब 1/5, तो 5 से 4 हो जाएगा। फिर यहाँ है 5%, तो ये 20 से कितना हो जाएगा 20 5 100 यानी ये जो है 5% है, तो ये कट के कितना होगा 20, 1/20 यानी 20 से 19 काट लीजिए तो 4 5 20। ठीक है। अब नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा आपको 10 5 50, 5 25 250। ठीक है। 250 रेशियो। ठीक है। 250 रेशियो और यहाँ पे 19 7 133, 19 7 कितना होगा 133। ठीक है। 19 7 133। तो यहाँ पे देखिए 250 और 133 में कितना का अंतर है, तो 10 में से 3 गया 7। फिर देखिए यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1, फिर 2 में से 1 गया 117 × 100। अब बट्टा में जो है कितना होगा तो 250। ठीक है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है। 5 25। फिर जो है हम क्या करेंगे, 2 से अगर गुना करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 4, तो 4 7 चौक 28। ठीक है। 7 चौक 28, ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं ताकि नीचे में 10 हो जाए। तो 7 चौक 28, हाथिल कितना 2, 4 2 6 4 1 4 यानी कितना हुआ, तो ये हुआ 46.8%, यानी इसका सी ऑप्शन क्या हुआ 46.8 सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है 2.3 का क्यूब। इसको लिख सकते हैं -0.3 का क्यूब। ठीक है। तो होगा AQ - BQ और नीचे में है A² + AB + B²। तो AQ - BQ बराबर होता है A - B × A² + AB और प्लस में B² और नीचे भी इसी क्रम में है A² + 2AB + B²। ये दोनों कट के क्या होगा A - B
यानी 2.3 माइनस 0.3 यानी 2 होगा। कितना होगा? 2, यानी ए ऑप्शन। क्या होगा? तो ए ऑप्शन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है कि एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा उसके पिता को शेष धन का 3/8। ठीक है, एक व्यक्ति को कितना मिला? तो एक 3/8 मिला और उसके मित्र को शेष धन का 3/8। मान लीजिए कुल धन x है। ठीक है, कुल धन x है तो पहले व्यक्ति को कितना मिला? पहले व्यक्ति को जो है प्राप्त भाग जो है ये मिला 3/8x। ठीक है, फिर देखिए फिर शेष भाग, तो शेष क्या होगा? तो x माइनस 3/8x यानी 5/8x, 5/8x। ठीक है, दूसरे व्यक्ति को प्राप्त भाग तो कहता है कि इस प्रकार शेष धन का 3/8, तो दूसरे को जो मिलेगा ये कितना मिलेगा? तो 3/8 गुने 5/8x। ठीक है, इतना मिला। और देखिए दोनों के भागों का अंतर कितना है? तो 36 है। दोनों के भागों का जो अंतर है ये है आपको 36। तो ये हो जाएगा 5×15/64x। ठीक है, 15/64x यानी तो पहले का भाग में जो है 3/8x है। ठीक, और बाद में कितना है? 15/64x। इन दोनों में अंतर, इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा आपको 3/8x माइनस 15/64x बराबर 36। तो यानी x का मान कितना आएगा? 256। x का मान कितना आएगा? 256। ठीक है, यानी इसका सी ऑप्शन क्या होगा? तो सी ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि किरण बलियान ने एशियाई खेलों 2023 में 72 वर्षों में भारत के लिए पहला पदक किस खेल में जीती हैं? 70 का ए गोला फेंक। तो किरण बलियान ने एशियाई खेल 2023 में 72 वर्षों में भारत के लिए पहला पदक गोला फेंक जीती हैं। भारत में एशियाई खेल 2023 में कुल 107 पदक प्राप्त किया है। ठीक है, और जिसमें 28 स्वर्ण है, 38 रजत है और 41 कांस्य पदक है। इस प्रतियोगिता में चीन 383 पदक के साथ प्रथम स्थान पर, जापान 188 पदक के साथ दूसरे स्थान पर तथा रिपब्लिक ऑफ कोरिया 190 पदक के साथ तीसरा स्थान पर प्राप्त किया है। भारत ने 107 पदक के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।